ये प्रोग्राम ईद के रिलेशन में रखा गया है, तो अब ईद पे कुछ बोलना, वो सीमा ने आपके सामने बात रखी है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे जहन में कुछ कुछ और ख़यालात थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो मेरे माइंड में कुछ एक ख़याल था। ये जो ख़यालात बने थे मेरे जहन में, जो विचार बने, ये पिछले 5-7 साल और ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों में कोविड और उसके बाद में जो हालात बने, उनको देख के एक पिक्चर जो मेरे जहन में बना, मेरे दिमाग में बना, कि मेरा मुल्क भारत ऐसा हो गया है। यहाँ पे आने के बाद मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्र है कि वो इमेज पानी में बह गया, एक सुनामी आई और मेरे जहन के सारे ख्यालात को बहा के ले गया। और जो मैंने बचपन में स्कूल में और मेरे माँ बाप से भारत का नक्शा सीखा था और देखा था, आज मैं अपनी आंखों से, मतलब मैं बहुत धन्य हूँ हिंदी में, कि मैं उस भारत को फिर से देख रहा हूँ। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो नक्शा बना, अच्छा ये नक्शे का बैकग्राउंड है, यानी कल परसों तक हमारे जहन में था कि कल शहर में कुछ हो नहीं जाए। सच्ची अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, यानी हमारे सभी धर्मों के भाई बहनों के दिल में था कि कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। मेरे भी दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया था, मुस्लिम दोस्तों ने भी, हिंदू दोस्तों ने भी, क्रिश्चियंस दोस्तों ने भी, और भी लोगों ने, कि भाई हम बात करते रहते हैं कि कुछ शहर का माहौल नहीं बिगड़ जाए। और अभी 3 दिन बाद हम ये देख रहे हैं कि इस माहौल में ये भारत यहाँ मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, सबको बधाई, ईद की भी बधाई, और ईद से ज़्यादा इस नए भारत को बनाने की बधाई आपको। इसके साथ मैं कहूँगा कि मेरी बात में एक बात आ जाएगी, 10-15 मिनट में बोलूँगा जब तक और दूसरे डिग्नेटरीज नहीं आ जाते। वो ये है कि भारत के अंदर हमारा ये प्रदेश जो है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र जो है ना, ये भी जब से बना, यानी जब महाराष्ट्र एक स्टेट बना, उस स्टेट बनने से लेके आज तक या उससे बहुत पहले से ये हमारा राज्य, इसके ख्यालात हमेशा से ऊपर नीचे होता रहता है, वेरिएशंस आते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा से पुरोगामी थे, सामने की तरफ देखने वाले थे, पीछे देखने वाले नहीं थे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे इस प्रदेश का मिजाज, उसका जो मिजाज होता है ना, वो हमेशा से सब धर्मों को साथ में लेके चलने का था, कभी भी वो किसी को एक्सक्लूड करने का नहीं था। ऊपर नीचे हिस्ट्री में कुछ ऐसे दौर आते रहते हैं, वो आए होंगे। मैंने बात शुरू की तो मैं कहूँ कि मुझे डर था कि इतनी नफ़रत फैली हुई है। ये चलाते हैं हम लोग, फेसबुक चलाएं, यूट्यूब के नीचे किसी के वीडियो में कमेंट देखें, इंस्टाग्राम पे, इस पे क्या है वो, ट्विटर पे देखें, ऐसा लगता है कि नफ़रत ही नफ़रत फैली हुई है दुनिया में। आपको नहीं लगता? आपको भी लगता होगा। ऐसा लगता है कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में बची ही नहीं है, नफ़रत फैली हुई है। मैं एक बात रखता हूँ या कोई साहब एक और बात रखते हैं, उसके पीछे लोग जो कमेंट्स डालते हैं, उन कमेंट को देख के लगता है कि भाई ये किसी इंसान ने लिखा हुआ कमेंट है, ये किसी मशीन ने लिखा है, या किसी जानवर ने लिखा हुआ है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। और ये नफ़रत इतनी बढ़ गई है, इतनी फैल गई है, और इस नफ़रत में एक आदमी दूसरे आदमी के जान का दुश्मन बन गया है। तो ऐसा नफ़रत का, और हम लोग उर्दू में कहते हैं तासुब का, डिस्क्रिमिनेशन का, ये माहौल जो दिखाई देता है, ये कैसे बन गया, कैसे हुआ कि अभी अभी पुरानी बात नहीं है, अभी 100 साल भी नहीं हुए, 70-80 साल नहीं हुए कि इस भारत में मिलजुल के सब ने मिल के अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बहुत साल नहीं हुए। हमारी जनरेशन में कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने उस आज़ादी को देखा, लड़ाई को भी देखा होगा, लेकिन अभी बहुत टाइम हुआ नहीं है, 100 साल पूरे नहीं हुए आज़ाद होके। फिर हमने वो दौर देखा जब संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ चली थी, यानी महाराष्ट्र को एक यूनिफाइड महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने, और उसमें ये सब रिलीजन्स ने, सभी आइडियोलॉजीज ने मिल के एक यूनिफाइड महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसके नतीजे में आप देखते हैं हुतात्मा चौक में वो जो लोग शहीद हुए, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हम उनको याद करते हैं। वो जो लोग महाराष्ट्र बनाना चाहते थे,
और वो जो लोग उससे पहले आज़ादी की लड़ाई में भारत को बनाना चाहते थे, उन लोगों के ख्यालात क्या वैसे थे जैसे आज हमारे नेताओं के ख्यालात बनते जा रहे हैं? तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर, मुझे ये बताया उन्होंने कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, अलग अलग सबको बुलाया है, सब लोग होंगे, ये आज यहाँ पे मौजूद है। मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने 5-10 मिनट की बातचीत में, 10-15 मिनट की बातचीत में जो बात करूँगा, क्योंकि नफ़रत और मोहब्बत ये कोई इतना ह्यूमन, ये तो एक बहुत इंसानी बात है ना, ह्यूमन बात है, लेकिन इसके फैलाने में या मोहब्बत को बढ़ाने में या नफ़रत को बढ़ाने में समाज का और पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हम ये देखें तो कुछ बातें आ जाएंगी, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता और मैं हर एक की जो अच्छी बात होती है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और जो बात जिस पे मैं तनकीद कर सकता हूँ उस पर ज़रूर एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ज़रूर मैं करता हूँ। तो भाई देखिए, आज़ादी के बैकग्राउंड की मैंने बात की, तो मैं अब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो भाषण देना नहीं चाहता। तो स्वतंत्रता का पहला संग्राम कौन सा हुआ था, जो जिसके बारे में, जो पहली लड़ाई फुल फ्लेजेड, ऐसे तो आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने से सिराजुद्दौला ने पलासी जी में जो लड़ाई लड़ी बंगाल में, वहाँ से होते हुए इधर उधर, फिर हम देखते हैं कि टीपू की उसके बाद में जो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई वो 1857 की लड़ाई थी, और उसमें हमारे महाराष्ट्र ने बड़ा रोल अदा किया था। अगर हिस्ट्री हमारे बच्चे पढ़ते नहीं तो हमको, क्योंकि अभी हो क्या रहा है, हमको हिस्ट्री का छोटा सा वर्जन दिखा देते हैं, पूरी हिस्ट्री में से एक पीस निकाला, वो हमारे बच्चों को दिखा दिया और उसी को बार बार चलाया, तो ऐसा लगता है बस उतनी ही हिस्ट्री है। लेकिन अगर आप सच देखें, अगर आप हिस्ट्री का लार्जर इमेज देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि उस लड़ाई में लीडर के तौर पे तो थे बहादुर शाह जफर, सबने उनको लीडर माना था, पूरे हिंदुस्तान ने उनको, भारत ने उनको लीडर माना था, लेकिन उनके साथ साथ पूरा भारत था, और ख़ासतौर पे महाराष्ट्र तो बहुत आगे आगे था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी और बहुत सारे लोग शहीद हुए, हमारे भारत के हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, बड़े पैमाने पर मुसलमान थे और हिंदू भी थे, सारे मज़ाहिब के लोग थे उसमें। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस वक्त जो जंग हुई, उस जंग में झांसी की रानी ने क्या कहा था, लक्ष्मीबाई ने, वो एक औरत थी ना भाई, वो आके फ्रंट पे आके उसने अपनी तलवार से लड़ाई की, उसने लीड किया ऐसे टाइम में, जबकि 1857 में, जबकि औरतों को तो मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी घर से बाहर निकलने का ऐसा कोई खास कंसेप्ट था नहीं, ठीक है। उसने वहाँ पे की, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में अपने ये ने लड़ाई लड़ी, तो कितना मतलब कितनी दूरदर्शी और कितनी बाहिम्मत औरत थी, वो खातून थी, हम सबको उस पर फ़ख्र तो होता है। अभी हम एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, हिंदुस्तान में, भारत में आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के मुल्ला मौलवी जिनको हम कहते हैं, मुल्ला मौलवी मतलब हम तो उलमा कहते हैं, ठीक है, मुल्ला मौलवी हजरात ने जो लड़ाई लड़ी उसमें 1, 2, 4, 5, 100, 200 नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम में करीब करीब लाखों लोगों को अंग्रेज़ों ने मार दिया, हज़ारों लोगों को काले पानी की जेल में डाल दिया, हज़ारों लोग को डिपोर्ट करके, आपको मालूम है कहाँ है, माल्टा आइलैंड्स, वहाँ पे जेलों में ठोस दिया, वहीं मर गए, वहीं वो खप गया, वो वापस नहीं आ सके। कितने तो काले पानी का जो अंडमान में जेल है उसी के अंदर में उनकी, अब उनका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है वो इतना था। तो वो लोग किस लिए लड़ रहे थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि उस वक्त भारत में मुसलमानों की तादाद कुछ 20-25% थी पूरे यूनिफाइड इंडिया में, संयोग जो भारत था हमारा उसमें। तो वो जिस आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको पता था कि यहाँ पे यही कॉम्पोजिशन रहेगा पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये लड़ाई लड़ी, हम एक दूसरे के बारे में जानते नहीं, हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का एक छोटा सा, आप देखिए कि शिवाजी महाराज, हमारे महाराष्ट्र के सब लोगों के दिल में जिनके लिए जगह है, ऐसी शख्सियत गुजरे हैं, लेकिन हमको क्या बताया गया, हमको मुसलमान को कुछ और बताया गया, हिंदू को कुछ और बता दिया गया।
हिंदुओं को बता दिया गया ये मुसलमानों से लड़ाई की उन्होंने, मुसलमानों को मारा। और ये किसने बताया? ये जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसके तहत उर्दू में अलग हिस्ट्री आ गई, मराठी में हिस्ट्री अलग आई, उसके राइटर्स अलग थे, इनके राइटर्स अलग थे, और उनको पेश किया। जबकि सच्ची बात ये है कि शिवाजी महाराज की लड़ाई औरंगज़ेब से तो थी, इसमें कोई शक नहीं, और उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन इसको आप एक मुसलमान की लड़ाई, एक हिंदू की लड़ाई मुसलमान के खिलाफ और एक मुसलमान की लड़ाई हिंदू के खिलाफ क्यों देखें हम? तो यहाँ पे किसी ने, जो प्रजा का राजा था, जो प्रजा को इंसाफ दिलाना चाहता था, उसके लिए उससे लड़ाई लड़ी। अब इनका धर्म क्या था और उसका धर्म क्या था, उससे क्या लेना देना? एलिमेंट रहता है, मज़हब का एलिमेंट रहता है, कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा होता तो शिवाजी महाराज की फौज में ये 25% 30% मुसलमान क्यों थे भाई? शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड्स थे उसमें 7-8 बॉडीगार्ड्स हर वक्त उनके साथ खड़े क्यों रहते थे? जब अफजल खान से लड़ाई हुई तो जाते वक्त हथियार किसने दिया और उसको मारने का प्लान किसने किया? ये देखिए ना, उनको तकरीबन मारने का प्रोग्राम जिसने किया था वो एक हिंदू था अफजल खान के बाद, नाम किसका क्या लूम है ना? और जिसको बचाने के लिए जो हाथ में नाखून दिए थे वो एक मुसलमान था। उनको वहाँ से निकलने में मदद किसने की? उनका मिलिट्री के जनरल्स कौन थे? उनका जो लोग थे उनके साथ में लड़ने वाले बड़े पैमाने पर मुसलमान थे। उस ज़माने में ये नफ़रत नहीं थी, वो ज़माने में रीजंस पॉलिटिकल थे। हमको अगर इस तरह से देखेंगे हिस्ट्री को तो ये हिस्ट्री हमको जोड़ेगी। अच्छा, इसी चीज़ को कोई और अब बयान कर रहा है। अभी महाराष्ट्र में मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग बड़े विद्वान हैं, बड़े जानने वाले हैं, एक अजीबोगरीब आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ी हुई है। मैं तो आपसे साफ कहता हूँ मैं किस तरफ हूँ। मैं ये जोड़ने वाली आइडियोलॉजी के साथ हूँ। और ये जोड़ने वाली आइडियोलॉजी ये है कि भाई अगर आप ध्यान से देखें तो हिस्ट्री में जो नहीं हुआ वो क्यों बताते हो? मत बताओ। अपने बच्चों का माइंड पॉल्यूट क्यों कर रहे हो? वो चीज़ें बताओ जो जोड़े। कल परसों आदित्य ठाकरे ने कल ही बयान दिया, कल परसों भी नहीं, कल TV9 पे मैंने देखा, उन्होंने कहा कि हमें आगे की तरफ देखना है और हमको हिस्ट्री में क्या हुआ उससे सिर्फ वो चीज़ लेनी है कि जो हमको जोड़े आपस में, हमको आपस में डिवाइड करे। ऐसी चीज़ लेके क्या फ़ायदा? अगर ऐसा हुआ भी है, हुआ भी होगा शायद, हिस्ट्री बहुत हर तरह की चीज़ों से भरी पड़ी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या इसको एक गाइडिंग लाइट बना के हम चल नहीं सकते? क्योंकि देखो, अगर हम किसी में खराबी ढूंढने बैठे, किसी में भी, तो वो तो निकलेगी, हर एक में कुछ ना कुछ निकलेगी। और अगर हम पास्ट को उकेरने बैठे, उसमें अच्छा भी मिलेगा और बुरा भी मिलेगा। क्यों ना हम अच्छी चीज़ों को ले लें और बुरी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़े। मैंने बताया आपको आज़ादी का बैकग्राउंड पे आ रहा था मैं। अभी हमने पिछले 2-3-4 महीने पहले, 6 महीने के अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और भारत की आज़ादी के लिए हज़ारों लाखों सैनिकों के साथ में ब्रिटेन के साथ युद्ध किया। अगर आप नेताजी सुभाष, अभी उसका दिल्ली में गवर्नमेंट ने उनके स्टैच्यू के लिए, उनके स्मारक के लिए बड़ी जगह अलॉट की है, तो नेताजी का स्टैच्यू तो हम बना देंगे, बट क्या हम जानते हैं कि नेताजी किस चीज़ के झंडे को लेके चल रहे थे? नेताजी की फौज में जो INA थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उस इंडियन नेशनल आर्मी में मुसलमानों का जितना आज मुसलमानों के पॉपुलेशन पे बहुत बात की जाती है, ये मौका नहीं है मैं उस पर बात करता, लेकिन नेताजी की फ़ौज में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज में मुसलमानों के उस ज़माने के पॉपुलेशन के परसेंटेज से कहीं गुना ज़्यादा मुस्लिम फ़ौजी शामिल थे। जब वो निकले, उन्होंने हिजरत की, यानी माइग्रेट किए वो, तो पहले वो पेशावर गए भेस बदल के, आपको मालूम होगा। तो जब वो पेशावर गए नेताजी और इंग्लिस्तान को इतना बड़ा झटका दिया, उस वक्त मियाँ अकबर शाह ने उनको रिसीव किया, उनको लोकल सपोर्ट फराहम किया। उसके बाद जो सबमरीन में समुंदर के नीचे से उनकी जर्नी हुई ईस्टवर्ड, उसमें आबिद हुसैन ने, अकेला आदमी था आबिद हुसैन जो नेताजी का प्रोटेक्टर था, मोहम्मद अकबर कियानी, जनरल शाहनवाज, और आखिरी जो जर्नी हुई नेताजी की प्लेन क्रैश की, उसमें उनके साथ जो अकेला आदमी था उसका नाम था हबीबुर रहमान। ये बातें अगर हमको बताई जाएगी तो हमारे दिलों की नफ़रत कम होगी। मेरे भाई और बहनों, मैं बात को अभी लंबा नहीं करना चाहता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हम ये सोचें कि हमारे जहन पे ये नफ़रत, ये तासुब, ये इनटॉलरेंस और ये एक दूसरे से भेदभाव ये क्यों बढ़ रहा है।
ये ऐसे ही बढ़ गया है, ऐसे नहीं बढ़ा है। अगर आप अपने आप को दिलासा देना चाहते हैं कि भाई ऐसे ही बढ़ गया तो ऐसा नहीं बढ़ा है। हमेशा मोहब्बत जब बढ़ती है, प्यार जब बढ़ता है, तो प्यार बढ़ने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, और हमेशा जब नफ़रत बढ़ती है तो वो नफ़रत बढ़ने के लिए भी कोई ना कोई एफर्ट्स कर रहा होता है। तो अगर आप ये तय करें कि भाई मैं इस माहौल को दूर करूँगा और उसी भारत को लेके आऊँगा जो भारत यहाँ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ते हैं और इस डर के माहौल को ख़त्म करना पड़ता है। एक छोटी सी बात बता के अर्ज़ करूं कि महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो हमेशा से, यानी बहुत पहले से आपस के सौहार्द का, आपस के मेलजोल का, आपस के भाईचारे का माहौल रहा है। अगर आप प्रबोधनकार ठाकरे के लेख पढ़ें पुराने, तो उनमें आपको एक कड़वा, वो कहते हैं मैं कड़वा हिंदुत्व का मान, लेकिन अगर आप देखें उसके अंदर डिटेल में जाएं तो आपको पता चलेगा उनके दिल की नरमी उन लोगों के लिए जो गरीब मजदूर थे यहाँ मुंबई के मिलों में, वो दिखाई देगी आपको। अब मैं ये किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं नाराज़ करना भी जानता हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। और मैं पॉलिटिकल आदमी भी नहीं हूँ, और मेरे पास कोई ईडी वीडी वाला इतना दौलतमंद भी नहीं है कि कोई ईडी आएगी मेरे पास, तो मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जो बात सच है वो बता रहा हूँ। अगर आप देखें कि महाराष्ट्र का एक कल्चर है और वो कल्चर सबको समेट के लेने का है, और उस कल्चर में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में ये जब आज़ाद हुआ भारत तो बाकी रियासतें बहुत पीछे थी साहब। यहाँ 1950 में कोऑपरेटिव्स बनना शुरू हो गए, यशवंतराव चौहान के ज़माने में कोऑपरेटिव बन के इसकी प्रोग्रेस, इसकी तरक्की का रास्ता शुरू हो चुका था। महाराष्ट्र में 1960 में ऑलमोस्ट सभी देहातों में पानी वानी पहुँच चुका था। 1970 के आते आते महाराष्ट्र में एसटी बसेस की सड़कों का जाल फैल गया था, और 1980 के आते आते तो पूछिए मत कहाँ तक पहुँची। 90 में हम देखते हैं कि क्या क्या कहाँ तक हमने तरक्की की, और ये आज भी भारत की टॉप मोस्ट प्रोग्रेस रियासतों में से महाराष्ट्र एक है। तो ये महाराष्ट्र जो था, इसमें किसी एक पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि किसी एक पार्टी का नहीं है, सब लोगों ने, सबके कल्चर का और महाराष्ट्र के लोगों का आपसी मेल मिलाप का कल्चर है। सुनील राउत जी, मैं एक बहुत अच्छी बात आपको सुनाना चाहता हूँ कि 1992-93 में हमारे यहाँ भयानक राइट हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अतिरेकियों ने बॉम्ब ब्लास्ट भी किया, बड़ी कड़वाहट आ गई माहौल में, बहुत कुछ हुआ। मेरे अभी कुछ दोस्त हैं, बोलते कि भाई आप इतना करीब हो इन लोगों के, इन्होंने तो 92-93 में ये किया। ठीक है, मैं कहता हूँ यार ज़रा ये बात मत करो, मैं ये चीज़ नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ 92 से 2022, अभी दिसंबर में 30 साल पूरे होंगे, इस महाराष्ट्र में एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। इसका श्रेय किसको जाता है? महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं, महाराष्ट्र के लोगों ने 30 साल इस महाराष्ट्र में एक भी कम्युनल, छोटा मोटा देखिए उसको राइट में नहीं गिनते, एक आध किधर कोई लड़ गया, कोई मारामारी हो गई, छोड़ दो उसको, लेकिन कोई कम्युनल राइट, सस्टेन्ड कम्युनल राइट नहीं हुआ। और 30 बरस ये हमने आपस में हमारे एकीय को बना के रखा। आखिरी बात कर रहा हूँ मैं 1-2 मिनट में। देखो, इस वक्त दुनिया की कंडीशन बहुत ख़राब है। यूक्रेन और रशिया के वार के बाद कोविड की वजह से बहुत ख़राब हो गई थी जो आर्थिक परिस्थिति। अच्छा, कोविड में भी मैं बताता चलूँ महाराष्ट्र की बात कि ये जो मुंबई में कोविड को, जो देखिए अभी झगड़ा चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है 47 लाख 47 लाख लोग पूरे भारत में मतलब कोविड की वजह से दुनिया छोड़ के गए। ये बहुत बड़ा फिगर है, शायद ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि मिसमैनेजमेंट बहुत है, ये मतलब उसका होता है। हमारी गवर्नमेंट की फिगर्स अलग हैं, छोड़ दीजिए, हम उस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो कभी हमारे पास थे। ऐसे में हमारे इस मुंबई में देखिए 2 रियासतें हैं, एक तो महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे और बड़े बड़े शहर जो थे, और इसके अलावा केरला, ये ज़्यादा अफेक्ट हुए थे शुरू में। लेकिन अफेक्ट तो हो सकते हैं, वो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है, आपने उसको कैसे संभाला और कैसे कंट्रोल किया। तो आज भी अगर आप देखें इकबाल सिंह चहल का मुंबई पैटर्न इन ऑर्डर टू कंट्रोल कोविड इज़ अप्रिशिएटेड बाय पीपल एवरीवेयर, इवन पीपल अब्रॉड। मैंने बाहर के जर्नल्स पढ़े हैं जिसमें बम्बई की
महानगर पालिका के ने जिस तरह से सेकंड वेव में कोविड को कंट्रोल किया, खास तौर पे उसकी बड़ी सराहना की गई, मैं भी करूँगा। हम अगर मिल जाएं और अगर हम डिसाइड कर ले कि हमको कोई काम करना है तो हम काम कर देते हैं, ये अभी साबित हो गया है। आखिर में मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया की कंडीशन बहुत ख़राब है इस वक्त, हालात बहुत ख़राब है आर्थिक तौर पे। इन आर्थिक हालात में अगर हम लड़े, अगर हम झगड़े, महाराष्ट्र में ये नहीं हो रहा, महाराष्ट्र के बाहर बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है, हिजाब के नाम पे, हलाल के नाम पे और कुछ नाम पे। महाराष्ट्र में ये सब इशू बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं है ये सब। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम लोग मिल के रहे तो हम अपने इस मुल्क को फिर से प्रगति के पथ पे ले जा सकते हैं। और अगर यहाँ सिक्योरिटी ना हो, यहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो, बाहर में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे हेडिंग्स लगा रहे हैं, मुल्क की जो सिचुएशन जो बाहर जा रही है, आजकल हर चीज़ सबको पता चलती है, तो उसके बाद में FIIs ने पैसे निकाल लिए, तो आप देख लीजिए कि 60,000 से 54,000 पे मार्केट आ जाया हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आगे कितना होगा बयान नहीं कर सकते। मैं आखिर में कहता हूँ, विक्रोली टैगोर नगर की जमात ने बहुत अच्छा कदम किया है। हम आज मिल के ये तय करें, इस माहौल को बना के रखेंगे, इधर उधर से कोई छोटा मोटा धमकी दे, कुछ करें, उस पर हमारा असर नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बहुत अच्छा कंट्रोल किया, बहुत फिक्र थी लोगों को, और उसके लिए वो मुबारकबाद के लायक है। हम गवर्नमेंट समझा बुझा के बहुत कुछ किया। भाइयों, हमको एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहना चाहिए। क्यों ना ऐसा ही हो कि अभी दिवाली आए तो एक प्रोग्राम आप सब की तरफ से हो और हम लोग उसमें शरीक हो। अभी बुद्ध जयंती आए, हम लोग उसमें शरीक हो। कभी क्रिसमस आए, उसमें हम शरीक हो। उसमें कोई रोक टोक नहीं। अगर इसी तरह हम मिलते जुलते रहे, एक दूसरे के साथ बना के रखा, तो आप देखेंगे कि आइंदा 5 सालों में ये खुद हमारा महाराष्ट्र और हमारा भारत आगे बढ़ सकता है। और जो भी नफ़रत फैलाने की कोशिश करे, उसको प्यार से बोलो नो। नफ़रत का जवाब नफ़रत से बिल्कुल दिया नहीं जा सकता। नफ़रत का जवाब, और जो हमने अभी बता दिया, इस अभी ये जो माहौल बना था, इसमें महाराष्ट्र के लोगों ने यही बताया। पंढरपुर में मुसलमानों ने कहा कि बाबा, हमारी वजह से अगर आपके मंदिर की सुबह की काकड़ आरती या जो भी हो रही है, तो चाहे तो हम मस्जिद का बंद करते हैं सुबह में, आप अपने मंदिर का चालू रखो। टीवी के ऊपर फुटेज मौजूद है। कहीं कहीं जगह हमारे हिंदू भाइयों ने लाउड स्पीकर ला के दिया कि आप लगाओ, दिन भर लगाओ, हमको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। ये इशू अलग है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो है कि आपस में इस तरह का अगर वो होगा तो कोई भी बड़े से बड़ा इशू आएगा, वो सॉल्व कर लिया जाएगा। मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए 1 मिनट में एक बात। मेरे दोस्तों, मुस्लिम भाइयों के लिए ख़ास तौर पे, ऐसे सब के लिए, देखो भाई, आप कभी भी ये मत समझें कि हम लोग इस मुल्क में कम हैं, हम लोग इस मुल्क में कमज़ोर हैं, हम लोग दबे हुए हैं, हम लोग ऑपरेस्ड हैं। क्योंकि एक्चुअल जो सिचुएशन है वो सोचने से शुरू होती है। हम इस मुल्क के, अपने भारत के इक्वल सिटीज़न हैं, और उसी तरह से अपने को भी देखें और दूसरों को भी देखें। दूसरी बात, अगर कुछ मिसक्रिएंट्स, कुछ एंटी सोशल, कुछ शरपसंद पार्टियां या लोग अगर इस आपके इत्तेहाद में कुछ दरार डालने की कोशिश करते हैं, तो आप कुरान शरीफ की उस आयत को बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सजदा, और मेरे सभी बाकी भाइयों को भी मैं दावत दूंगा कि कभी कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है उसको देखने का मौका मिले तो जमात वाले आपके लिए फैसिलिटेट कर देंगे कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन। हामीम सजदा की एक छोटी सी आयत है, वो आयत पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं तो सुनाना चाहता था तुकाराम के अभंग आपको, लेकिन अभी इतना टाइम भी नहीं है, प्रोग्राम भी लेट शुरू हुआ, तो मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी और बदी, यानी गुड और इविल, एक जैसा नहीं हो सकता। बुराई को उस भलाई से रिपेल करो, उस भलाई से दूर करो जो बेहतरीन हो, यानी बुराई को भलाई से नहीं, बल्कि भलाई में भी जो सबसे बड़ी अच्छी भलाई हो, उससे दूर करो। तो तुम देखोगे कि वो जो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन था, वो तुम्हारा जानी दोस्त बन गया है। यह कुरान मजीद ने कहा, यानी हमारे और आपके मालिक ने कहा, जो कि सबका मालिक एक है। तो मेरे दोस्तों, इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।